नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में ये दूसरा लेसन है और इसमें हम बात करेंगे 2005 के प्रश्नोत्तरों की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? ठीक है, तो कुंवर सिंह किससे संबद्ध थे? यहां पर दोस्तों 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। किस राज्य से संबंधित थे कुंवर सिंह? तो इसका आंसर है बिहार से। कुंवर सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति के बहुत बड़े किरदार थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। अंग्रेजों को बहुत टक्कर दी थी इन्होंने। ठीक है, तो बिहार के आरा प्रांत से थे दोस्तों ये। ठीक है, जो बिहार के आरा प्रांत से थे उस वक्त ये, और वैसे जगदीशपुर के ठाकुर थे। ठीक है, जगदीशपुर के ये ठाकुर थे, इसलिए ठाकुर कुंवर सिंह के नाम से इनको जाना जाता था। अंग्रेजों को बहुत ही कड़ी टक्कर इन्होंने दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो दोस्तों यहां पर आंसर हमारा हो जाता है चित्तौड़। यूं तो दोस्तों चित्तौड़ बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ना। खास तौर पर अगर युद्धों की बात करें तो बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध चित्तौड़गढ़ किले में और चित्तौड़गढ़ में लड़े गए हैं। लेकिन 1857 की क्रांति जो थी उसका केंद्र चित्तौड़गढ़ नहीं था। ठीक है, बाकी के जो तीनों स्थान हैं वो 1857 की क्रांति के केंद्र थे। झांसी का नाम आप जानते हैं, झांसी की रानी यहीं से थी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से ठाकुर कुंवर सिंह थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ ऐसी जगह थी जो 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो यहां पर 3 कथन दिए गए हैं दोस्तों, और इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है ये आपको देखना है। अब दोस्तों बात यह है कि इन तीनों कथनों में से 2 कथनों के बारे में तो मुझे पता था। ठीक है, लेकिन एक कथन ऐसा था जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको टैकल कैसे किया इस सवाल को, तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों पहला जो कथन है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये दूसरा जो कथन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो ये मुझे मालूम था दोस्तों। ठीक है, ये फैक्ट मुझे पता था। और तीसरा कथन देखिए, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। अब दोस्तों ये फैक्ट भी मुझे मालूम है कि केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया था, बल्कि ये राजा राम मोहन राय ने चलाया था। ठीक है, तो इस कथन के बारे में भी मुझे जानकारी है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन और तीसरा कथन ये तो मुझे पता है इनके बारे में कि ये दूसरा सही है और तीसरा गलत है। अब मुझे आंसर कैसे देना है? तो दोस्तों आंसर देखिए, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए देखिए, ए में दिया केवल 1, बी में 1 व 2, सी में 2 व 3 और डी में 1 2 3। तो दोस्तों मुझे मालूम है जब ये तीसरा कथन गलत है, ठीक है, तीसरा कथन गलत है, तो ये जो ऑप्शन सी है ये अपने आप गलत हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 दिया हुआ है ना। ऑप्शन डी जो है ये भी अपने आप गलत हो जाता है क्योंकि इसके अंदर भी 3 को दिया गया है। ठीक है, तो 2 हमारे ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। ठीक है, अब बचे मेरे पास ए और बी। ए और बी में से कोई एक हमारा आंसर है। ठीक है, ए और बी में से कोई एक हमारा आंसर है। और अब मैंने यहां से आंसर कैसे निकाला? तो देखिए दोस्तों, मुझे यह मालूम है कि जो कथन 2 है वो एकदम सही है। ठीक है, कथन 2 जो है एकदम सही है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ए दिया हुआ है, ए के अंदर 2 को इंक्लूड किया ही नहीं गया है, यहां पर कह दिया कि केवल 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर 2 होता तो मैं मान लेता। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। इससे मुझे यह भी पता चल गया कि पहला कथन जो है वो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि 2 तो ठीक है ही, 2 के बारे में मैं श्योर था। ठीक है, तो इससे यह निकल गया कि पहला कथन भी ठीक था। तो हमारा आंसर हो गया बी कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको आंसर देने होते हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में, कुछ सहज बुद्धि का प्रयोग करके और साथ ही एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मतलब आप
अलग करते जाते हैं उन चीजों को जो आपको मालूम है कि भैया ये चीज तो गलत है या ये चीज सही है, तो आप उनको अलग रखते रहते हैं। ठीक है, तो सहज बुद्धि के द्वारा आप इस तरह के सवालों का आंसर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं दोस्तों। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बेथुन स्कूल स्थापित किया था, ये इन्होंने स्थापित किया था जेईडी बेथुन की सहायता से। ठीक है, जेईडी आगे बेथुन, ठीक है, जेईडी बेथुन। ये भी दोस्तों एक महिला शिक्षा के ऊपर कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता थे। ये अंग्रेज थे, ठीक है, और गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर मेंबर भी थे। ठीक है, तो ये भी महिला शिक्षा पर बहुत काम कर रहे थे भारत के अंदर। तो जेईडी बेथुन के सहयोग से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। ठीक है, और आगे ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात कर लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ दोस्तों एक और थे, उनका नाम था गट्टूनाथ बोस। ठीक है, ये देख लीजिए, गट्टूनाथ बोस। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गट्टूनाथ बोस, ये दोनों लोग पहले स्नातक थे, पहले ग्रेजुएट थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये केशव चंद्र सेन नहीं दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने बहुत ही तगड़ा अभियान चलाया था सती प्रथा के खिलाफ, और तब जाकर उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक, उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था ये दोस्तों? 1829 की बात है। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए और गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी व्याख्या है इस प्रश्न की। आगे दोस्तों ये आपके सामने एक जानकारी है, ये कि प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज प्राचीन भारत के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं 7 वीडियोस के जरिए, और पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इस लिंक के जरिए आप देख सकते हैं इन 7 वीडियोस को। प्राचीन भारत के इतिहास में 18 सालों के एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं, 2001 से लेकर 2018 तक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? अब दोस्तों ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसके बारे में हमने पहले लेसन में भी डिस्कस किया था, यानी कि जो लेसन हमने कल डिस्कस किया था उसमें भी बात की थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त करने वाले थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, मैंने कल बात की थी कि ये भारत के प्रति काफी अच्छे साबित हुए थे। ठीक है, भारत के प्रति कुछ उदार रवैया रखते थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने आकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था दोस्तों, ये लाया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में, ताकि भारत की जो देसी प्रेस है, देशी भाषा की जो प्रेस है, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है, और जब दोस्तों ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, इस प्रेस एक्ट को लाने के अगले ही दिन बंगाल में एक पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बांग्ला भाषा में छपती थी, वो अगले ही दिन इंग्लिश भाषा में छपने लगी। ठीक है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये देशी भाषाओं के खिलाफ था। तो अमृत बाजार पत्रिका जस्ट अगले ही दिन, जैसे ही ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, अगले ही दिन अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में छपने लगी थी। ठीक है, इवन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये सोम प्रकाश नाम का एक साप्ताहिक था। ठीक है, सोम प्रकाश नाम का एक अखबार था, जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर चलाते थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये 2 लोग थे, संस्थापक थे सोम प्रकाश अखबार के। तो ये अंग्रेजों की नीतियों पर खरा नहीं उतर रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना कुछ ये लिखते भी रहते थे। तो इसको एक प्रकार से रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक है, और पूरे की पूरी भारतीय प्रेस को एक प्रकार से यह नियंत्रित कर रहा था। 1878 में आया था और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको निरस्त कर दिया था दोस्तों। लॉर्ड रिपन भारत के लिए बहुत अच्छे साबित हुए थे। ये इल्बर्ट बिल भी लेकर आए थे। इल्बर्ट बिल के बारे में मैंने पिछले लेसन में काफी चर्चा की है, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 4 कथन आपके सामने हैं, कोई एक सही है इनमें से। और इसका आंसर दोस्तों आप तभी दे सकते हैं अगर आपने यह टॉपिक पढ़ा है कि यूरोपीय शक्तियां भारत में कब कब आईं और किस प्रकार से स्थापित हुई। ठीक है, यूरोपीय शक्तियों में दोस्तों पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, है ना। तो इस तरह से आपको देखना है
ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है कि यूरोपीय शक्तियां भारत में कैसे आई, किस प्रकार से स्थापित हुई। ठीक है, और इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, केवल ये बी वाला जो कथन है ये सही है, बाकी के तीनों कथन गलत हैं। ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, अब ये डच कौन थे? डच दोस्तों ये हॉलैंड निवासी थे। ठीक है, हॉलैंड वाले थे डच, ये भी भारत में आए थे। इन्होंने कोची में हराया था पुर्तगालियों को और कोची में फोर्ट विलियम स्थापित किया था 1663 में। ठीक है, 1663 में इन्होंने फोर्ट विलियम स्थापित किया था कोची के अंदर। और बाकी के दोस्तों आपको पता लग ही जाता है। ये देखिए, अगर आप डी वाला कथन पढ़ेंगे, आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था, तो ये कथन गलत है। इसका मतलब कोची जो था ये भी ब्रिटिश उपनिवेशों का हिस्सा रहा था दोस्तों। कैसे रहा था? 1814 के अंदर ये ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। ठीक है, 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था कोची। और बाकी दोस्तों आपको क्रम मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी भारत में कब आई। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के अगर क्रम की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। आपको मालूम होगा वास्को डी गामा भारत में आया था, तो 1498 में भारत में पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद भारत में डच आए थे दोस्तों, डच। ठीक है, डच जो कि हॉलैंड वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कंट्री है हॉलैंड, या इसको नीदरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री है भारत के अंदर 1605 में स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1605। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां पर स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, इनके बाद दोस्तों ब्रिटिश आए थे भारत में, ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी जो कि बाद में तो भारत के ऊपर पूरा कब्जा ही कर लिया था इन्होंने। तो इनके बाद ब्रिटिशर्स आए थे। 1608 में इन्होंने अपनी एक कोठी स्थापित की थी सूरत के अंदर। ठीक है, तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, इनके बाद आने वाले थे डेनिश। ठीक है, जो डेनमार्क के थे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये दिखाई देगा आपको, डेनिश। ये डेनिश दोस्तों ये आए थे भारत में 1616 में। ठीक है, ये डेनमार्क के निवासी थे, डेनमार्क की कंपनी थी। ये बिल्कुल कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे भारत में, हालांकि इन्होंने भी कुछ अपनी व्यापारिक कोठियां, कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, और सबसे आखिर में आने वाले थे 1668 में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था सूरत के अंदर, फ्रेंच कंपनी दोस्तों। ठीक है, फ्रेंच कंपनी आई थी 1668 में, इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था सूरत के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी सबसे आखिर में आई थी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिशर्स, बाद में डेनिश, और उसके बाद आए थे फ्रेंच। ठीक है, तो दोस्तों इसको एक सूत्र के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, PDBDF। ठीक है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फ्रेंच। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, PDBDF। ठीक है, PD से आप प्रतियोगिता दर्पण याद रख लीजिएगा, है ना। और BDF दोस्तों, BDF की जगह पर हम PDF शब्द काफी इस्तेमाल करते हैं ना, PDF से हम पढ़ते हैं, तो PDF की जगह पर आप BDF शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, BDF को याद रख लीजिए, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। तो दोस्तों इस तरह से आप इनका क्रम याद रख सकते हैं, क्रम से कई बार प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर 3 कथन दिए गए हैं और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैं बता देता हूं, यहां पर आंसर है हमारा बी। ठीक है, कथन 2 और कथन 3 जो हैं ये सही हैं। ठीक है, कथन 2 और कथन 3 ये दोनों सही हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैं काफी पहले जिक्र कर चुका हूं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और इसी के जरिए कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। हालांकि ये उच्चतम न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया था 1773 में जो आया था। ठीक है, तो कथन 2 और कथन 3 ठीक है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो IPC की हम बात करते हैं, ये 1860 में लागू हुई थी दोस्तों, IPC, इंडियन पिनल कोड।
ठीक है, तो ये 1860 में लागू हुई थी। लेकिन जो पहला कथन है ये गलत है। ये कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित पुलिस बल स्थापित किया। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित पुलिस बल स्थापित किया था। हालांकि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, इन्होंने दोस्तों प्रयोग शुरू कर दिए थे। ठीक है, गांवों के अंदर कुछ फौजदार थे या कुछ गांवों के लोगों को लेकर इन्होंने एक प्रकार से पुलिस बल स्थापित करने का प्रयोग शुरू कर दिया था। लेकिन प्रॉपर तौर पर भारत में पुलिस ढांचा स्थापित करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी, 2 व 3 कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर फिर से आपके लिए जानकारी है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स के 4 वीडियोस के जरिए ये एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास से थोड़े कम प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, ये आपको ऊपर लिंक दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये तमाम लेसन्स देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अब दोस्तों आपको अगर मालूम होगा, अगर आपने ये सारा सीक्वेंस पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर है बी। पहले सबसे अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वांडीवाश का युद्ध हुआ और बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। इनकी तारीखें भी इनके आगे लिख देता हूं। ये दोस्तों 1749 में हुआ था। 1749, 1749, ये अंबर का युद्ध या अंबूर का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों, अंबूर का युद्ध। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध जो है ये हुआ था 1757 में, ये तो बहुत ही मशहूर है, आप लोग जानते होंगे। वांडीवाश का युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1760 में। ठीक है, वांडीवाश का 1760 में। और बक्सर का युद्ध बहुत ही मशहूर है, ये हुआ था 1764 में। ठीक है, अब दोस्तों ये जो अंबूर का युद्ध है, ये अंबूर का युद्ध दरअसल ये हुआ था फ्रेंच कंपनी और कर्नाटक का नवाब था उस वक्त अनवरुद्दीन, उनके बीच हुआ था। ठीक है, इवन फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच भी आप कह सकते हैं। एक तरफ थे ब्रिटिश कंपनी प्लस कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, और एक तरफ थी फ्रेंच कंपनी और फ्रेंच कंपनी के साथ थे चांदा साहब। ठीक है, तो कर्नाटक की गद्दी के लिए ये युद्ध हो रहा था। ठीक है, इवन कुछ हैदराबाद को लेकर भी मसला था। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्धों के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कर्नाटक युद्धों के बारे में दोस्तों मैं एक लेसन बना चुका हूं पहले अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कोर्स में। उस लेसन का लिंक मैं यहां पर आपको ऊपर दे रहा हूं। ठीक है, तो कर्नाटक युद्धों के बारे में आप देख लीजिए। द्वितीय कर्नाटक युद्धों में यह युद्ध आ जाता है। ठीक है, तो अंबूर का युद्ध इसे कहते हैं और यहां पर अनवरुद्दीन मारा गया था दोस्तों। ठीक है, फ्रेंच कंपनी को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद यह है प्लासी का युद्ध, इसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में 1757 में ब्रिटिश कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था, जो कि बंगाल का नवाब था। ये दोस्तों वांडीवाश का युद्ध है 1760 में। अब दोस्तों ये जो वांडीवाश का युद्ध है, यहां से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से फ्रेंच कंपनी का भी भारत में पतन हो गया था। ठीक है, वांडीवाश के युद्ध ने लगभग यह तय कर दिया था कि भारत में अब फ्रेंच कंपनी किसी प्रकार के युद्धों में फ्यूचर में भाग नहीं लेगी, मतलब ब्रिटिश कंपनी ही भारत में एक यूरोपीय शक्ति रहेगी। ठीक है, तो वांडीवाश के युद्ध ने फ्रेंच कंपनी को एक प्रकार से बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। ठीक है, और निर्धारित कर दिया था कि भारत में अब ब्रिटिश कंपनी का ही सिक्का चलने वाला है। और दोस्तों बक्सर का युद्ध आप लोग जानते हैं, बक्सर के युद्ध ने फाइनली यह तय कर दिया था कि भारत में अब मुगलों का स्थान ब्रिटिश कंपनी लेने जा रही है, ब्रिटिश शक्ति भारत में मुगलों का स्थान लेने जा रही है। 1764 का ये बक्सर का युद्ध था, जिसमें एक तरफ थे मीर कासिम बंगाल का नवाब, अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, साथ में शुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम था। ये तीनों एक तरफ थे और ब्रिटिश कंपनी एक तरफ थी। ठीक है, तो ये 1764 में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? अब दोस्तों ये जो फेबियन आंदोलन है, ये दरअसल ब्रिटेन से निकला था। ब्रिटेन की फेबियन सोसाइटी थी। ठीक है, ये एक प्रकार से ब्रिटेन के कुछ समाजवादी बुद्धिजीवी थे, ये उनका एक वर्ग था। ठीक है, ब्रिटेन के जो समाजवादी लोग थे, ब्रिटेन में जो फेबियन आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, तो ये उनका आंदोलन था और भारत में इनकी प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट का मानना था कि भारत में भी समाजवादी तरीके से सरकार चलनी चाहिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी समाजवादी तरीके से ही चलनी चाहिए। ठीक है,
तो एनी बेसेंट भारत में इसकी प्रस्तावक थी। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा कि ब्रिटिश फेबियन सोसाइटी से प्रभावित था यह आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। अब दोस्तों, गदर आंदोलन या गदर क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा होगा अगर आपने आधुनिक भारत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। गदर एक मैगजीन निकलती थी इनकी, ठीक है, और भारत के अंदर भी इन्होंने सशस्त्र क्रांति करने की योजना भी बनाई थी। ठीक है, तो गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था वो अमेरिका था, यूएसए, और उसमें भी उत्तरी अमेरिका था दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को नाम की एक जगह है, सैन फ्रांसिस्को या फ्रांसिस्को जो भी कह लीजिए, सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह है, वो इन गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल थी, वो इनका मुख्यालय था। ठीक है, तो यहां पर लाला हरदयाल थे दोस्तों, लाला हरदयाल ने गदर मूवमेंट की स्थापना की थी एक प्रकार से। ठीक है, तो बहुत है इतनी जानकारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, तो प्रश्न दोस्तों कुछ ऐसा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इन तीनों कथनों में से महात्मा गांधी ने कौन सा कथन कहा था? ठीक है, तो तीन कथन आपके सामने हैं। सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा, और राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल ये राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था दोस्तों। ठीक है, पहले जो दोनों कथन हैं वो गलत हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यह कहा था कि वो नौकरी में बने रहें, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। ठीक है, अपनी नौकरियों से त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। और ये सैनिकों को कहा था इन्होंने कि जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक हैं वो भी अपना पद ना छोड़ें, लेकिन वो गोली चलाने से इनकार कर दें। अगर ब्रिटिशर्स इनको कहें कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाए तो वो गोली चलाने से इनकार कर दें। तो ये बातें कही थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, और ये जो तीसरी बात है ये एकदम सही है। ठीक है, महात्मा गांधी ने देशी रियासतों के जो राजा थे इनको कहा गया था कि जनता की प्रभुसत्ता फाइनली आप स्वीकार कर लीजिए। तो हमारा कथन यहां पर सी, तीसरा कथन जो है ये सही हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो दोस्तों यहां पर चार प्रांतों के आपको नाम दिए गए हैं, इन चारों में से एक में कांग्रेस की मंत्रिपरिषद नहीं आ पाई थी, बल्कि आई थी मुस्लिम लीग की मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो आपको आंसर उसका बताना है। आप पॉज कर सकते हैं अगर आप खुद आंसर देना चाहते हैं, मेरा आंसर सुनने के बजाय, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों। पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई थी, यहां पर मुस्लिम लीग ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। ठीक है, दरअसल दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, जहां पर 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी शुरू में, और 2 के अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूं, 3 के नाम आपके सामने हैं, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, इन तीनों में कांग्रेस की सरकार थी। इनके अलावा दोस्तों एक बंबई में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। इनके अलावा एक संयुक्त प्रांत था, ठीक है, संयुक्त प्रांत, और इनके अलावा मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो इस तरह से 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार आई थी दोस्तों। यहां पर मुस्लिम लीग को फुल मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में मुस्लिम लीग ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। पंजाब के अलावा बंगाल में भी मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। यहां पर कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल का गठन किया था। ठीक है, और दोस्तों आगे चलकर कांग्रेस ने 2 और राज्यों के अंदर अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया था। वो राज्य थे, एक तो था असम और एक था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आगे जाकर कुल मिलाकर कांग्रेस के पास 8 राज्यों में सरकारें आ गई थी। ठीक है,
तो ये पूरा इसका व्याख्या है इसकी, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग जानते हैं ये 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस का लाहौर सत्र हुआ था 1929 में, ठीक है। 1929 में लाहौर सत्र हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे लाहौर सत्र के, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यहां पर कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। तो आगे जाकर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी की अगुवाई में। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में कौन कौन थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है एम.एन. रॉय, ठीक है। तो एम.एन. रॉय दोस्तों पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय की अगुवाई में 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में, ठीक है दोस्तों। ताशकंद में यह स्थापना हुई थी, ताशकंद जो कि आज कजाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। एम.एन. रॉय के साथ कुछ और नेता थे दोस्तों, जैसे अवनी मुखर्जी इनके साथ थे, एक मोहम्मद अली इनके साथ थे। तो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के वामपंथी झुकाव वाले नेता ताशकंद गए थे और इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और दोस्तों मानवेंद्र नाथ रॉय का एक नाम और है, इनका दूसरा नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ठीक है। इनके दो नाम थे, दो नामों से, एक तो मानवेंद्र नाथ रॉय एम.एन. रॉय और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो दोस्तों इन चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो दोस्तों 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और यहां पर मूल अधिकारों का एक प्रस्ताव आया था, ठीक है। मूल अधिकार जो कि हमारे संविधान में है, आप लोग जानते हैं 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो सारे मूल अधिकारों के अनुच्छेद हैं। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पर जो प्रस्ताव आया था वो लाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव पेश किया था। और दोस्तों कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि 1931 का कराची अधिवेशन जिसमें मूल अधिकारों पर प्रस्ताव आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष कौन थे पूछा जाएगा तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर यह पूछा गया कि प्रस्ताव लाया कौन था तो वो प्रस्ताव लाए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? दोस्तों 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाता है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का इससे कोई लिंक नहीं है दोस्तों। यूपी किसान सभा यानी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र ये दोनों अगुवा थे यूपी किसान सभा के। इन दोनों की अगुवाई में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी और मदन मोहन मालवीय जी का भी इसमें सहयोग रहा था, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का यहां पर कोई भी लिंक नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आगे जाने से पहले ये एक अपील है आप लोगों से कि कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इन लेसन्स को, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बना रहे, मैं लगातार इस प्रकार के वीडियोस लाता रहूं। अगर दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो निश्चित तौर पर ये मेरा सहयोग होगा, आप हेल्प करेंगे मेरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही आप बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो दोस्तों आपको सही सुमेलित यहां पर बताना है। आंदोलन दिए गए हैं और उन आंदोलनों से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो क्या चंपारण आंदोलन के साथ राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे? क्या अहमदाबाद श्रमिक मिल श्रमिक संघर्ष के साथ मोरारजी देसाई जुड़े हुए थे? क्या खेड़ा का जो किसान आंदोलन था वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे? तो यहां पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों
इसका जो आंसर है वो बता देता हूं मैं। आंसर है सी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ये दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के अंदर गांधी जी के सहयोगी थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह मुख्य तौर पर तो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, 1917 में हुआ था। ठीक है, और यहां पर गांधी जी को आमंत्रित करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, यानी कि राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, इनके अलावा जेबी कृपलानी, ये तमाम लोग थे दोस्तों। गांधी जी का साथ दिया था इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के अंदर। गांधी जी का पहला एक प्रकार से आंदोलन था ये भारत के अंदर। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में काफी महत्वपूर्ण आंदोलन चला के आए थे, तभी उनका नाम था पूरी दुनिया के अंदर, और भारत की कांग्रेस भी जानती थी गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी को 1917 में चंपारण में आमंत्रित किया गया। वहां के किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी तिनकठिया प्रणाली। ठीक है, तो तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो तिनकठिया प्रणाली क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे या किताब में देखेंगे। तिनकठिया, इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। आगे दोस्तों, ये अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है, ये जो आंदोलन था, यहां पर मोरारजी देसाई का कोई रोल नहीं था। ठीक है, दरअसल यहां पर गांधी जी मुख्य किरदार थे, और साथ ही गांधी जी का साथ दिया था अनुसुईया बेन ने। ठीक है, अनुसुईया बेन, तो अनुसुईया बेन जी थी, इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। ये दोस्तों अहमदाबाद मिल श्रमिक जो विरोध था, दरअसल प्लेग का बोनस मांग रहे थे अहमदाबाद के मिलों के जो मजदूर थे। ठीक है, लेकिन मिलों के जो मालिक थे वो बोनस देने को तैयार नहीं थे, और बोनस देने को तैयार भी थे तो बहुत कम देने को तैयार हुए थे। ठीक है, जबकि जो श्रमिक थे वो अपनी सैलरी में 50% का इजाफा मांग रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी ने बाद में इन श्रमिकों का साथ दिया। गांधी जी यहां पर दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठ गए थे इन श्रमिकों के पक्ष में। ठीक है, तो गांधी जी की भारत में यह पहली भूख हड़ताल थी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि महात्मा गांधी की भारत में पहली भूख हड़ताल कौन सी थी, तो वो अहमदाबाद मिल श्रमिक संघर्ष के दौरान थी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर भी गांधी जी को सफलता मिली थी, और यहां पर 35% बढ़ गया था। ठीक है, मिल मजदूरों की जो सैलरी थी, उनका जो वेतन था वो 35% बढ़ गया था, तो काफी हद तक यहां पर कामयाबी मिली थी। इसके बाद दोस्तों ये खेड़ा किसान आंदोलन है, जहां पर किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और किसान कह रहे थे कि लगान माफ किया जाए। तो यहां पर भी गांधी जी ने मुख्य तौर पर भूमिका निभाई, और यहां पर गांधी जी का साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और साथ ही मोहनलाल पंड्या थे और इंदु याग्निक। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल यहां पर सहयोगी रहे थे गांधी जी के। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है सी, के चंपारण में राजेंद्र प्रसाद ने साथ दिया था, और खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का साथ दिया था। लेकिन ये अहमदाबाद वाला गलत हो जाता है, यहां पर अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन आपको दिए हैं, और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं ये आपको देखने हैं। तो तीनों कथन देख लीजिए दोस्तों। प्रथम, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तीसरा देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इन तीनों में से कौन से सही हैं ये आपको बताने हैं। तो आप पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको भी आंसर दे ही रहा हूं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है सी, के पहला कथन और तीसरा कथन दोनों ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो आप मार्क कर लीजिए, आंसर है आपका सी, पहला कथन सही है, तीसरा सही है, दूसरा कथन आपका यहां पर गलत हो जाता है। ठीक है, दरअसल दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, यहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, और बाद में जाकर 1932 में यह निर्वाचन मंडल उनको मिल भी गया था। ठीक है, एक सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसको कि कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, 1932 में आया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, जिसके तहत दलितों को भी अलग से निर्वाचन मंडल की सुविधा मिल गई थी, और गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया था दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि 1909 में जो मार्ले मिंटो, जिनको सुधार कहा जाता है, ठीक है, असल में सुधार तो क्या थे, वो भारत के बंटवारे की नींव रखी थी इन्होंने। 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था, पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों के लिए शुरू किया गया था। ठीक है,
और यहां से भारतीय समाज में लगातार बंटवारा बढ़ता ही गया था, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का। और 1932 में जब पृथक निर्वाचन मंडल जब दलितों को एक प्रकार से मिल गया था, तो गांधी जी को लगा कि यहां से भारतीय समाज का बंटवारा और भी खतरनाक हो जाएगा। पहले से ही भारतीय समाज इतना बंटा हुआ था, तो भारतीय समाज का बंटवारा और भी खतरनाक हो जाएगा। तो गांधी जी उस वक्त पूना जेल में थे दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, और जो डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के साथ वार्ता की, और वहां पर पूना पैक्ट हुआ डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। तो डॉक्टर अंबेडकर इस बात के लिए राजी हो गए कि चलिए, दलितों को अब निर्वाचन मंडल अलग से नहीं चाहिए। तो दोस्तों एक प्रकार से ये गांधी जी की सफलता थी, भारत के लिए भी ये काफी अच्छा रहा था। और इवन दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने भी कोई घाटे का सौदा नहीं किया था दलितों के लिए, दलितों को भी इसमें काफी कुछ मिला था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या था, कि जो पूना पैक्ट हुआ था ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके अंदर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में समझौता हुआ। तो समझौते में यह हुआ कि निर्वाचन मंडल अलग से नहीं दिया जाएगा दलितों को, ठीक है, दलितों को अलग से निर्वाचन मंडल पृथक निर्वाचन के तहत नहीं रखा जाएगा, जबकि दलितों को जो विधानसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, पूरे देश के अंदर जो विधानमंडल बने हुए थे, विधानमंडलों में 147 सीटें मिलेंगी, ठीक है, जबकि पृथक निर्वाचन मंडल की जो प्रणाली थी इसके तहत दलितों को केवल 71 सीटें मिल रही थी, ठीक है। तो यहां पर एक प्रकार से देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने इंश्योर किया था कि दलितों को नुकसान ना हो बल्कि एक प्रकार से फायदा हो, ठीक है। और गांधी जी ने यह इंश्योर किया था कि इससे भारतीय समाज का बंटवारा ना हो, क्योंकि दोस्तों भारतीय समाज का अगर ज्यादा बंटवारा हो जाता तो आप सोचिए कि 1909 का जो मार्लेमिंटो के तहत जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला था, तो उसका नतीजा पाकिस्तान के रूप में सामने आया था। तो यहां पर एक और बंटवारा देश का हो सकता था, ठीक है, दलितों के लिए भी आगे चलकर क्या पता अलग देश की मांग कर ली जाती। तो गांधी जी ने बहुत ही दूर की सोची, और यहां पर अधिक सीटें जरूर मिल गई थी दलितों को विधानमंडलों में, लेकिन देश का एक संभावित बंटवारा गांधी जी ने बचा लिया था, और इवन डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये प्रांतों की विधानसभाओं में दलितों को 147 सीटें मिल गई थी 71 की बजाय, ठीक है। और जो केंद्रीय विधानमंडल था वहां पर भी दलितों को 18% सीटें ज्यादा मिल गई थी, ठीक है। तो इस तरह से पूना पैक्ट हुआ था, तो दोनों पक्षों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा था और भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, या डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली जाती हैं। तो ये जो पूना पैक्ट था, ये मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल राय है, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था, ठीक है। भारत का एक संभावित बंटवारा यहां पर बच गया था, और दलितों को भी काफी कुछ मिल गया था यहां पर, और भारत के लिए बेहतर रहा था, ठीक है। आगे दोस्तों इसी के अंदर ये जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यहां पर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों कांग्रेस सम्मेलन, 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल समिट्स, ठीक है, उनके अंदर कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था, ठीक है। जो दूसरी समिट जो हुई थी ये दिसंबर 1931 में हुई थी, ठीक है, दिसंबर 1931 में। तो यहां पर कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे यहां पर, जबकि पहली और तीसरी दोनों में ही कांग्रेस शामिल नहीं रही थी, ठीक है। पहली और तीसरी जो राउंड टेबल जो समिट थी यहां पर कांग्रेस नहीं थी। तो दोस्तों ये है कुल मिलाकर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? दोस्तों वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, और इन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो अलग से जो दल इन्होंने बनाया था वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बनाया था इन्होंने 3 मई 1939 को, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मजबूरन छोड़ना पड़ा था एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस को। हालांकि दोस्तों 1939 में कांग्रेस में जो अध्यक्षीय चुनाव हुए थे कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्षीय चुनाव हुए थे, यहां पर सुभाष चंद्र बोस को जीत हासिल हुई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन के लिए। लेकिन दरअसल यहां पर गांधी जी और कांग्रेस के कुछ और नेता वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से अध्यक्ष बने, एक बार फिर से इलेक्शन लड़े, ठीक है। तो उनका विरोध था सुभाष चंद्र बोस के प्रति, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन लड़ा
और गांधी जी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो गांधी जी से बहुत निराश हुए थे, उन्होंने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की हार है। ठीक है, तो गांधी जी ने जब ये बात कही तो जो सुभाष चंद्र बोस के जो कुछ समर्थक थे, ठीक है, वो भी ये बात कहने लगे कि भैया गांधी जी को तो कम से कम नाराज नहीं ही करना चाहिए, है ना। और अगर सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं तो ये सही नहीं होगा, गांधी जी के आदर्शों पर कांग्रेस को चलाना चाहिए। तो जब सुभाष चंद्र बोस के भी कुछ समर्थकों ने ऐसी बात कही तो सुभाष चंद्र बोस ने निराश होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और इन्होंने 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया था। ठीक है, हालांकि दोस्तों एक बात मैं फिर से यहां पर बता दूं कि इतिहास को देखने का नजरिया हमारा किस तरह से होना चाहिए। हम किसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनको कोई बहुत ज्यादा भला बुरा कहने की बात नहीं होनी चाहिए, वो हमारा हक भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहां पर मतभेद था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के अंदर। इसके बावजूद दोस्तों आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था, सुभाष चंद्र बोस उस वक्त भारत से चले गए थे, जर्मनी जापान तमाम देशों में गए थे। वहां पर सुभाष चंद्र बोस जब रेडियो से जब देश को संबोधित करते थे तो वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के साथ इनके मतभेद तो थे लेकिन मनभेद नहीं था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी जानते थे कि गांधी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके अपने कुछ उसूल हैं, सुभाष चंद्र बोस के अपने उसूल थे। ठीक है, तो अपने अपने उसूलों को दोनों लोग छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी थी कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसके बावजूद कि मतभेद था उन दोनों में, सुभाष चंद्र बोस ने आगे चलकर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो पहले ऐसे व्यक्ति गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले ये सुभाष चंद्र बोस ही थे दोस्तों। तो मैं तमाम चीजें आपके क्लियर करता जाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात है, इसके बारे में काफी ज्यादा बातें मैं पहले भी कर चुका हूं। एक हमारा जो कोर्स चल रहा है प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी का, और इस कोर्स के अंदर भी पिछले लेसन में बात की थी, इसी लेसन में भी बात की है। तो ये प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 3 कथन आपके सामने हैं। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो यहां पर सही आंसर क्या है? तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो हमारा हो जाता है डी। ठीक है, कि ये तीनों ही कथन ठीक हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था इसके तहत प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था दोस्तों। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और साथ ही प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया था। ठीक है, द्वैध शासन मतलब आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों का जो एक सिस्टम चल रहा था वो हटा दिया गया था दोस्तों। इसके बारे में कभी और डिटेल में जिक्र करूंगा। ठीक है, तो प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया था, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और जो द्वैध शासन था वो केंद्र के लिए बात उसकी कर दी गई थी। ठीक है, और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी उपबंध 1935 के अधिनियम में था। तो दोस्तों आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है आप कह सकते हैं कि इसका जो मूल है वो 1935 का अधिनियम ही है। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत ही एक प्रकार से आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट निकला है। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट जो जिसकी स्थापना हुई थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। आगे, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। ठीक है, तो भारत को जो फेडरल स्टेट बनाने की बात थी, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात थी, ये उपबंध भी 1935 के अधिनियम में था। तो ये तीनों बातें ही ठीक हैं। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो यहां पर दोस्तों आंसर जो है वो है हमारा बी। तो केवल कथन जो 2 है वो सही है। ठीक है, केवल कथन 2 सही है, पहला कथन जो है ये गलत है। ठीक है, कैसे? अब दोस्तों जो शिमला सम्मेलन हुआ था ये 1945 में हुआ था। ठीक है, 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। इसमें वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड विस्काउंट वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल वायसराय थे, ना कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। तो ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा भी कर चुका हूं दोस्तों। एक तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो मैंने कोर्स चला रखा है, इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो कोर्स चला रखा है, उसके अंदर भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, शिमला सम्मेलन के बारे में दोस्तों। उसका मैं लिंक यहां पर ऊपर दे रहा हूं, वो लेसन आप देख सकते हैं जहां पर मैंने शिमला समझौते का जिक्र किया है। ठीक है,
और दोस्तों यहां पर जो दूसरी बात है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो ये सही बात है दोस्तों, 1946 में भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया था। रॉयल इंडियन नेवी के जो भारतीय नौसैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था दोस्तों। ठीक है, जो भारतीय नौसैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। दरअसल वो चाहते थे कि अंग्रेजों को जो ब्रिटिश सैनिक हैं, ठीक है, नौसेना के अंदर जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको विशेष तवज्जो दी जाती थी, उनको वेतन भी बेहतर दिया जाता था, उनको खाना भी बेहतर दिया जाता था। ठीक है, तो भारतीय जो नौसैनिक थे वो कहते थे भैया बराबर का बिहेवियर होना चाहिए, हम भी भारतीय जो इंडियन रॉयल नेवी है हम भी उसके मेंबर हैं, उसी के सदस्य हैं, लेकिन हमारे साथ काफी भेदभाव होता है। तो इन मुद्दों को लेकर जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो यह विद्रोह पहले बंबई में हुआ था, बाद में जाकर यह कराची में भी हो गया था। ठीक है, तो यह विद्रोह काफी बड़े स्तर पर हुआ था इंडियन रॉयल नेवी के अंदर, रॉयल इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, आगे जाकर यह विद्रोह शांत हो गया था। इस विद्रोह में दोस्तों भारतीय नौसैनिकों की एक मांग यह भी थी कि जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं उनकी सजा को माफ किया जाए। ठीक है, या उनको कोई सजा ना दी जाए। ठीक है, तो इस तरह की डिमांड भी की थी भारतीय नौसैनिकों ने। तो ये था दोस्तों, और इसका जो हमारा आंसर हो जाता है ये हो जाता है बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इस लेसन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आप अगर शेयर करेंगे इस लेसन को तो आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।